हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो इंडियन पॉलिटी का हैंड रिटन नोट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रियम्बल एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हुए थे, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम लोग प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस, प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं, प्रियम्बल का जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उन सब के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रियम्बल क्या है। पहले प्रियम्बल बोलता है कि एक प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको हम डिटेल्स में पहले पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. And in our Constitution Assembly, this 626th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। मतलब ये जो डिफरेंट कीवर्ड्स है उसको प्रियम्बल में ऐड करते हैं, और जो 1949 नवंबर में इसको एडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज अबाउट द प्रियम्बल। इसको एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सोलेमली रिजॉल्व करते हैं कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, उसके साथ साथ सारे के सारे सिटीजन को सिक्योर करने के लिए, उन सबको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, किस फील्ड में, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, लिबर्टी होना चाहिए उनका, थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ और वर्शिप, इसके ऊपर गारंटी देने के लिए। देन सबको कैसे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिले और कैसे सब लोगों में इक्वलिटी का प्रमोशन हो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए। देन फ्रैटर्निटी, जैसे कि सब लोगों में डिग्निटी हो सके, हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी मिल सके। तो उसके साथ साथ जो कंट्री का यूनिटी और इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रह सके उसको भी इंपॉर्टेंस देना, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया था। तो ये जो कीवर्ड्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सोवरेन। सोवरेन को पहले समझते हैं। What is sovereign means? Sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. इंडिया किसी का डिपेंडेंसी नहीं है ना फिर ये किसी का डोमिनियन है, बट ए इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, कोई इंडिया के ऊपर नहीं है। एंड इज फ्रीली टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। तो इंडिया का ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इंडिया खुद के लिए फ्री है कि ताकि वो अपना जो अफेयर है वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली वो उसको फ्रीली कंडक्ट कर सके। उसके बाद बीइंग ए सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू इन फेवर ऑफ अदर फॉरेन स्टेट। मतलब क्योंकि इंडिया सोवरेन है तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को वो एक्वायर कर सकता है या फिर अपना कोई पार्ट ऑफ टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट के फेवर में उसको दे भी सकता है। देन मेंबरशिप ऑफ यूएनओ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ डज नॉट अफेक्ट इंडियन सोवरेनिटी। इंडिया यूएनए का मेंबर है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोग इसके ऊपर डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं है। ये इंडिया का सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवरेन। अब हम सोशलिस्ट का मीनिंग समझते हैं। दोस्तों, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था, जो कि 1976 में एनेक्ट किया गया था। सो दोस्तों, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज में डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीरीज। वहाँ पे आप ओपन करके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसके बारे में देख सकते हैं। अब समझते हैं सोशलिस्ट वर्ड को। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था। सो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया में जो सोशलिज्म का फॉलो होता है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब नॉट स्टेट और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। जो स्टेट का या फिर कम्युनिस्ट का सोशलिज्म यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हर एक लोग के लिए इक्वलिटी है, हर एक पीपल के हाथ में राइट्स होते हैं। This democratic socialism involves the nationalization of all means of production, distribution and abolition of private property। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का नेशनलाइजेशन है। और देखिए, सॉरी, ये डेमोक्रेटिक ये वो नहीं है। मैंने जो बोला कि सबके हाथ में इक्वल पावर है या सबके लिए राइट्स हैं, वो डेमोक्रेटिक होता है। स्टेट से सोशलिज्म यही होता है कि यहाँ पे नेशनलाइजेशन सब चीज़ का होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है वो एबोलिश कर देते हैं। ये कहाँ पे, ये स्टेट और कम्युनिस्ट सोशलिज्म में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते।
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, इसको और थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे पब्लिक के हाथ में भी चीज़ें होने चाहिए और प्राइवेट के हाथ में भी। सो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर जो पॉवर्टी का एंडिंग, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटी जो है, इन सब का एंडिंग होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। मतलब ये इन सब चीज़ को अवॉइड किया जाता है और सबको इक्वालिटी मिलता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म में। दैन इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लैंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। जो मार्क्सिस्ट का सोशलिज्म था और गांधीयन फिलोमेनन ऑफ सोशलिज्म, ये दोनों का ब्लेंड है इंडियन सोशलिज्म। लीनिंग हैबिलिटी टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, ज़्यादा लीन करता है गांधीयन सोशलिज्म की तरफ। द एलपीजी रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 हैज़ डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल। जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल पहले होता था उसको थोड़ा सा डाइल्यूट मतलब एलपीजी रिफॉर्म ने कर दिया, और तो अब थोड़ा प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सोशलिस्ट क्रेडेंशियल वो थोड़ा कम हो गया एलपीजी रिफॉर्म के बाद। फिर भी सोशलिज्म इंडिया का बरकरार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकुलर वर्ड के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ऑल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच स्टेट और अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 to 28 guarantee the fundamental right to freedom of religion have been included in the constitution। so ये जो सी लिखा है उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, शॉर्टकट के लिए हमने बोला यहाँ पे सी लिखा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेकुलर स्टेट का कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नहीं चाहते थे इंडिया को सेकुलर बनाने के लिए। वो नो डाउट वो चाहते थे इंडिया को एक ऐसा स्टेट बनाने के लिए जहाँ पे सबको सबके फ्रीडम, सबके रिलीजन की तरफ फ्रीडम हो। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जो राइट टू फ्रीडम है उससे हमको ये पता चलता है। सो ये गारंटिंग यहाँ पे गारंटी मिलता है हर एक रिलीजन को, उनका राइट होता है अलग अलग रिलीजन के लिए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो सेकुलरिज्म देखने के लिए मिलता है वो पॉजिटिव होता है। उसका मतलब ऑल रिलीजन्स ऑफ आवर कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब किसी भी जो रिलीजन का कितना भी मेजोरिटी माइनॉरिटी कुछ भी हो, कितना भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन उन सबको सेम स्टेटस दिया जाएगा और स्टेट से हमको सेम सपोर्ट मिलेगा। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्ट, जैन, सिख, सबको सेम स्टेटस मिलेगा। गवर्नमेंट सबके लिए सेम प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब। अब रिपब्लिक वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए, इंडिया में इलेक्टेड हेड रहते हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो होते हैं जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और आपको पता है डेमोक्रेटिक पॉलिटी में दो टाइप का चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है, दो फॉर्म देखने के लिए मिलता है। एक मोनार्कियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्कियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको जो हेड होंगे वो हेरिडिटरी होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में। लेकिन रिपब्लिक में इलेक्टेड होते हैं। तो इंडिया में इलेक्टेड है तो इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। यूएसए और इंडिया में आपको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलता है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर इलेक्टेड हेड होते हैं वो फिक्स टर्म उनका होता है। और जो इलेक्शन वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मतलब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इनडायरेक्ट मतलब पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपका यूएसए। सो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो यहाँ पे इलेक्टेड रहते हैं। दैट्स वाई इंडिया में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमको देखने के लिए मिलता है। अब जो रिपब्लिक वर्ड है वो दो चीज़ को मीन करता है, मतलब उसका दो थिंग्स होते हैं। देखिए, पहला थिंग कि इट वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवेरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल। मतलब पॉलिटिकल सोवेरेनिटी जो है, पॉलिटिकल जो सुप्रीमेसी है वो एक हाथ में ना रखते हुए लोगों के हाथ में देना, इस रिपब्लिक का मतलब होता है। सिंगल इंडिविजुअल जैसे किंग में मोनार्की या फिर किंग के हाथ में ना देके लोगों के हाथ में पावर देने को रिपब्लिक कहा जाता है। उसके साथ साथ और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिपब्लिक मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हैंस ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रिविलेज क्लास को यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं रहते हैं, सबका यहाँ पे सेम राइट्स होता है। और जो पब्लिक ऑफिस होता है वो सबके लिए ओपन है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड को समझेंगे